हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमें जोजेंग को दिखाया जाता है जो जिंगसू से कहता है, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, एफर्ट स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है ठीक है, जो कुछ भी तुमने कहा है। और फिर जोजेंग कहता है अगर मैं दोबारा इंजर्ड हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा अपनी इंजरी को हील करने। जिस पर जिंगसू कहती है कि तुम दोबारा मत आना इंजर्ड होकर, मेरा मतलब है कि तुम जब इच्छा हो तुम्हारी मिलने की तो तुम आ जाना ना, क्यों इंजर्ड होने की बात कर रहे हो। और जिंगसू जोजेंग को सी ऑफ करने आती है, तभी उसे एक प्यारा सा पपी दिखता है और वो उसे उठा लेती है। और पपी को देखकर जोजेंग थोड़ा घबरा जाता है, पता नहीं क्या हुआ होता है उसे। और जिंगसू जैसे उस पपी को जोजेंग के करीब लाती है तो वो दूर भागता है। जिस पर जिंगसू कहती है कौन सोच सकता था द ग्रेट सेकंड मास्टर जोजेंग एक कुत्ते से डरेगा। और जिस पर जोजेंग कहता है कि मैं ना डरता वरता नहीं हूँ, ये ना काफी गंदा है, फेंको इसे। और तुमने कैसे हाथ में ले रखा है, दूर रखो इसे। जिस पर जिंगसू कहती है ओ पपी, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें फेंकने के लिए कह रहा है जो हार्टलेस है, और कैसा रहे मैं इसे कि गोद तुम्हारी गोद में ही इसे फेंक दूं। और जिंगसू पड़ जाती है पीछे जोजेंग के, और जोजेंग कहता है दूर रखो इसे जिंगसू, ये काफी गंदा है, फेंको इसे। फिर जिंगसू उसे घर में ले आती है और उसे काफी प्यार कर रही होती है उस पपी को, और कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है अब ये पपी मेरे साथ रहेगा क्योंकि इसके ना मॉम है ना डैड है, कोई भी नहीं है, और ये काफी छोटा है ना, और ये घर काफी बड़ा है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, ये मुझे कंपनी देगा। जिस पर जोजेंग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। और जिंगसू के पास आने लगता है लेकिन पपी के डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर जिंगसू उस पपी का नामकरण संस्कार पूरा करती है और उस पपी का नाम रखती है ज्याओ मा गे। नाम अजीब है लेकिन ठीक है, हमें क्या करना। लेकिन जोजेंग उस पपी को देखकर रोंदू जैसी शक्ल बना रहा होता है। फिर हमें रात के टाइम नियांग रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पर जोजेंग अपने एक सर्वेंट से कहता है इस कोट को जला दो, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए दोबारा। फिर वहीं पर शी हाओ आता है और कहता है सर हमने मिस जिंगसू के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मिस जिंगसू ज़ेंजियांग के फेमस डॉक्टर रोंग क्विंग की बेटी है और येन फेस्टिवल के दिन पूरी रोंग फैमिली को मार दिया गया था और कोई भी उसमें बचा नहीं है। जिस पर जोजेंग कहता है ये वही दिन है ना जिस दिन मैं मास्टर के लिए मेडिसिन लेने गया था। जिस पर शी हाओ कहता है हाँ सर, और ये जो केस है वो ज़ेंजियांग का सबसे मिस्टीरियस केस है, उसके लिए कोई भी सबूत नहीं मिला इस केस में। फिर अगली सुबह हमें यंग मास्टर और मिंग को साथ में दिखाया जाता है। जिस पर मिंग कहती है यंग मास्टर आई मीन यंग डोंग, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कहो। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं आई एम सॉरी मिंग, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा झूठ बोला है। जिस पर मिंग कहती है मैंने सुना है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, आप उसी से झूठ बोलते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जिस पर यंग मास्टर अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल का यूज़ करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो ना काफ़ी ज़्यादा बीमार है और कहते हैं डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा मिंग। फिर मिंग कहती है कि मेरी जो मॉम है वो हमेशा ना बीमार रहती थी और मुझे जन्म देने के बाद ही वो मर गई कुछ टाइम बाद ही। और यंग मास्टर ना मिंग का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ती ही नहीं है और वो सोच रहे होते हैं अरे भगवान मैं कहाँ फंस गया, कैसी लड़की के पीछे फंस गया। फिर मिंग कहती है कि मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मेरे डैड उनके साथ रहे। फिर यंग मास्टर कहती है प्लीज़ छोड़ दो मिंग, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे बैक करता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो मिंग। और मैंने तुमसे झूठ बोला है, तुम हमेशा समझने की कोशिश करो ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पर मिंग भी कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम झूठ बोल रहे हो। और यंग मास्टर वहाँ से अपना मुंह कवर करके इतनी तेज भागता है जैसे उनके पीछे कोई सांड पड़ा हो और मिंग बेचारी रोती रहती है कि क्यों चले गए तुम यिंग डोंग। और फिर हमें यंग मास्टर को फिर से अपने पुराने फॉर्म में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उनसे कहती है कि तुम अकेले अकेले क्यों पी रही हो, मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं मैं ना अभी मूड में नहीं हूँ, निकल ले यहाँ से। फिर हमें मिस्टर शैन को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर की अच्छे से धुलाई कर रहे होते हैं और कहते हैं यू बास्टर्ड, मैंने तुम्हें वो एग्रीमेंट पर्सनली साइन करके दिया था।
जिस पर यंग मास्टर कहता है मैं क्या करूं अगर मिंग इतनी अनोइंग है तो। जिस पर मिस्टर शैन उसका कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए ऐसा कहने की, मेरी बेटी एकदम प्योर थी जो तुम्हारी वजह से अब नहीं रही है, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बेटी को हर्ट नहीं करोगे। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं मैंने उससे पहले कह दिया मैं बीमार हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे ऊपर चढ़े जा रही थी, मैं क्या करता। ये सभी बातें मिंग भी सुन लेती है और जब उन दोनों का ध्यान मिंग पर पड़ता है तो वो सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। फिर हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग तैयार अपना मन बना चुकी होती है वापस जाने के लिए। यंग मास्टर मिंग से अपोलोजाइज करते हैं, तब मिंग कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ना तुम्हें पहली बार देखते ही सपनों में पड़ गई थी और ह्यूमंस की आदत ही है वो सपने में पड़ जाते हैं, और तुम ना मेरा सपना था हो, और एक ऐसा सपना जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं अपने सपने के पीछे सब कुछ खो चुकी हूँ। जिस पर यंग मास्टर भी कहते हैं आई एम सॉरी मिंग, मैंने तुमसे हमेशा झूठ बोला। जिस पर मिंग कहती है कोई बात नहीं है, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं जा रही हूँ। और फिर वो मिस्टर शैंक के पास आती है और कहती है आई एम सॉरी डैड, और अब से ना मैं एक ओबीडियंट डॉटर बनने की कोशिश करूंगी और आपकी हर बात को मानूंगी। जिस पर मिस्टर शैंक कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम जहाँ रहना चाहती हो रहो, जैसा तुम्हारी इच्छा हो वो करो, मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। और फिर वो अपनी बेटी को हक कर लेता है और कहते हैं कि बेटा तुम ध्यान से वापस जाना और अपना ध्यान रखना। और फिर मिंग वहां से चली जाती है अपनी आंटी के साथ। मिंग के जाने के बाद शैंग कहते हैं कि यंग मास्टर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, मैं तुमसे अपना एग्रीमेंट वापस लेता हूँ और वो डेप्ट भी। जिसे सुनकर यंग मास्टर कहते हैं भाई मुझे लगता है अब की बार मैंने सच में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। फिर हमें जिंगसू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आया होता है जॉजेंग। जॉजेंग को देखकर जिंगसू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जॉजेंग कहता है तुम थी कहाँ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और खिड़की ना खुली हुई थी इसलिए मैं आ गया, और मैंने ना तुम्हारे डॉग को डॉग हाउस में कैद कर दिया है। जिसे सुनकर जिंगसू कहती है तुम मेरे डॉग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं कहाँ गई थी, मेरी इच्छा, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूँ। जिस पर जॉर्जन कहता है तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, और वो होते हैं जिंगसू के फेवरेट पोपो केक्स, जिन्हें देखकर जिंगसू ने फटाफट खाने लगती है। फिर जॉर्जन कहता है आराम से खाओ, तुमसे कोई छीन नहीं रहा। जिस पर जिंगसू कहती है मुझे जहाँ तक याद है ये शंघाई में मिलते नहीं है, तुम लाए कहाँ से हो। जिस पर वो सेकंड मास्टर कहते हैं कि ये मैं कहीं से भी लाया हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंगसू कहती है जब मैं और तुम खाना खाने गए थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे ये केक पसंद है, तुम्हें अब तक ये इतनी अच्छे से याद है। और कहती है कि जब भी मेरे डैड बाहर जाते थे तो वो मेरे लिए ये केक ज़रूर लाते थे, और मेरी मॉम भी ऐसा ही करती थी, और पता है मुझे है ना इनका फ्लेवर हमेशा पसंद आता था, ये हमेशा मेरे फेवरेट थे। और ये कहते कहते जिंगसू बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर जॉर्जन कहता है जिंगसू अगर तुम्हें केक खाने हैं तो केक खाओ ना, तुम रो क्यों रही हो, प्लीज़ चुप हो जाओ मेरी माँ। लेकिन जिंगसू तो जॉर्जन को पकड़कर और रोने लगती है। जिस पर जॉर्जन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें घर की याद आ रही है एक बार विजिट कर आओ वहाँ पर। जिस पर जिंगसू कहती है मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था, और मुझे ना काफ़ी डर लग रहा है वहाँ पे जाने में। जिस पर जॉर्जन कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा होम टाउन हमेशा तुम्हारा होम टाउन रहेगा, चाहे तुम्हें कुछ याद हो या ना हो। और हमें अगली सुबह जिंगसू को दिखाया जाता है जिसे जॉर्जन पिकअप करने आया होता है। जिंगसू पूछती है हम जा कहाँ रहे हैं। जिस पर जॉर्जन कहता है तुम्हारे होम टाउन, और कहाँ पे। जिस पर जिंगसू कहती है मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, टिकट बुक करने पड़ेंगे, इतना काम करना पड़ेगा। जिस पर जॉर्जन कहता है मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम्हारी छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है, और जॉर्जन उसे जबरदस्ती ले जा रहा होता है। फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होते हैं हमारे जिंगसू और जॉर्जन। जॉर्जन कहता है तुम्हें अगर किसी चीज को फेस करना हो ना तो उसे फेस करना चाहिए तुम्हें जिंगसू। जब जिंगसू और जॉर्जन जेंजियांग पहुंचते हैं तो जिंगसू काफी डरी हुई होती है। जिस पर जॉर्जन कहता है तुम डर क्यों रही हो, ये जगह तुम्हें खा नहीं जाएगी, चलो मेरे साथ। फिर जिंगसू जब अपनी फादर की ग्रेव पर जा रही होती है तो वो जॉर्जन से कहती है जॉर्जन तुम यहीं पर रुको, मैं अकेली जाना चाहती हूँ अपनी फादर की ग्रेव पर। और जब जिंगसू अपने फादर की ग्रेव पर पहुंचती है तो वहां पे जाकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है आई एम सॉरी मॉम डैड, मैं इतने टाइम
तक नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं काफ़ी डरी हुई थी कि मैं आपको कैसे फेस करूँगी। मुझे कुछ याद नहीं था उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और पता है, मैंने ना मिंगयू दी को भी ढूंढ लिया है, लेकिन वो मुझे अपनी सिस्टर मानती ही नहीं है। लेकिन मैं ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन वो मुझे अपनी सिस्टर माने, और पास्ट के दिनों को याद करके काफ़ी रोती है। तब दूसरी तरफ ज़ोज़ेंग जिंगसू का वेट कर रहा होता है कि जिंगसू कब आए। फिर जिंगसू ज़ोज़ेंग को अपने घर लेके जाती है, जो पूरी तरीके से जला होता है। फिर वहाँ पर जिंगसू के अंकल आते हैं और कहते हैं कि जिंगसू, क्या तुम सच में यहीं पर हो? पता है मिस्टर एंड मिसेस रॉन्ग कितने ग्रेट पर्सन थे। जिस पर जिंगसू कहती है, आप जो कहना चाहते हैं अंकल वो कहिए, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। जिस पर वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है या नहीं है, लेकिन उस दिन ना जो जो अंकल जो है उसने सब कुछ देखा था, और तुम अगर उसे पूछोगी तो शायद वो तुम्हें बता दे और तुम्हें कुछ हिंट मिल जाए। जिस पर जिंगसू कहती है कि कहाँ है अंकल जू, मुझे बताइए। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो ना एक जुआरी है, किसी कैसीनो में होगा, और ये होते हैं अंकल जू। जहाँ जहाँ तक आप लोगों को याद है तो एपिसोड 1 में हम इन्हें देख चुके हैं, इन्होंने सब कुछ देखा होता है उन बंदों को। फिर जिंगसू उस कसीनो में आती है। अगर जिंगसू आई है और ज़ोज़ेंग ना आए, ऐसा हो सकता है। ज़ोज़ेंग भी जिंगसू के पीछे पीछे उस कसीनो में आता है। जिंगसू उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी ना जिंगसू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और जिंगसू पूछ रही होती है, अंकल आपको मैं याद हूँ, मैं जिंगसू हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन वो आदमी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है, गेम खेलने में बिजी होता है। लेकिन ज़ोज़ेंग उसकी कॉलर पकड़कर वहाँ से ले जाता है और एक कमरे में ले आता है उसे। तब जिंगसू कहती है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे है ना अकेले इनसे बात करनी है। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है, मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ भी हो रहा तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं अंदर आ जाऊँगा। फिर जिंगसू उनसे पूछने लगती है कि अंकल आपने उन कल्पिट्स को देखा था जिसने मेरी फैमिली को मारा था? मुझे किसी ने कहा कि आपको सब कुछ पता है कि वो आदमी कौन थे कौन नहीं थे। जिस पर वो आदमी कहता है, जिंगसू जो आदमी तुम्हारे साथ आया है वो कौन है, काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। जिस पर जिंगसू कहती है कि आप ना उसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे ये बताइए वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे और क्यों मारा मेरी फैमिली को। जिस पर वो आदमी कहता है, जिंगसू तुमने भी काफ़ी महंगे कपड़े पहने हैं और तुम ना शंघाई में रहती हो, तुम्हारे फादर ने तो कुछ ना कुछ छोड़ा होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे $2000 दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, आप जरा सोची तो सही। जिस पर वो आदमी कहता है, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दे सकती तो मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। जिस पर जिंगसू बाहर आती है तो ज़ोज़ेंग पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? जिस पर जिंगसू कहती है कि वो ना जब तक कुछ नहीं बताएंगे तब तक मैं उन्हें पैसा नहीं दूँ। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे पैसा दोगी और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा? ज़ोज़ेंग उस कमरे के अंदर आता है तो वो आदमी कहता है, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन ज़ोज़ेंग उसकी गर्दन पर अपना चाकू रख देता है और वो आदमी तोते की तरह सब कुछ बकने लग जाता है कि सर मैंने देखा था कि उस रात ना कुछ लोग थे जिन्होंने काले कपड़ा पहन रखा था, वो उसने ही रॉन्ग फैमिली को मारा और पूरे घर को जला दिया। ये सब जानने के बाद ज़ोज़ेंग बाहर आता है तो जिंगसू पूछती है, तुम्हें कुछ पता चला कि कौन थे कल्पेट? उतने में ही वो आदमी वहां से भाग जाता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है। जिंगसू और ज़ोज़ेंग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी एक खाई की तरफ आ जाता है और उतने में ही जिंगसू और ज़ोज़ेंग भी उसका पीछा करते वहां पर आ जाते हैं। तब वो आदमी उन दोनों को देखकर कहता है, तुम अगर मेरे पास आना तो मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, देख लेना। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है, कूदो तो सही, मैं तो वेट कर रहा हूँ, कूदो कूदो या मैं धक्का दूँ तुम्हें। और वो उस आदमी का ना पैर फिसल जाता है और वो वहां से गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में जिंगसू भी वहां से उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और ज़ोज़ेंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन बाय चांस वो भी गिर जाता है। मतलब दोनों ही, जिंगसू और ज़ोज़ेंग, उस पहाड़ी से लटक जाते हैं। और फिर ज़ोज़ेंग कहता है, जिंगसू अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करो, ऊपर चढ़ने की कोशिश करो जल्दी। और ज़ोज़ेंग जिंगसू को ऊपर भी चढ़ा देता है, लेकिन इतने में ही ज़ोज़ेंग का हाथ ना छूट जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जिंगसू बस ज़ोज़ेंग ज़ोज़ेंग करते ही रह जाती है और ज़ोज़ेंग ना नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ज़ोज़ेंग अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और ऊपर आ जाता है। जिंगसू भी उसे खींचने में हेल्प करती है कि ज़ोज़ेंग जल्दी से ऊपर आओ, और जिंगसू ना काफ़ी इमोशनल होकर ज़ोज़ेंग को टाइटली हग कर लेती है। तब ज़ोज़ेंग कहता है, जिंगसू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर जिंगसू कहती है, तुम जानते हो तुम नीचे गिर गए तो मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है, तुम डर गई थी कि तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी?
और ज़ोज़ेंग हँसते हुए कहता है कि मेरे पास एक ही लाइफ है और मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जिस पर जिंगसू कहती है वो आदमी ना मेरी वजह से मरा है। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है कि अपने आप को दोष मत दो, वहाँ से भागना उसकी इच्छा थी। जिस पर जिंगसू कहती है मुझे लगा था कि मुझे अब की बार तो कोई क्लू मिल जाएगा। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें पास्ट को भूल कर प्रेजेंट में जीना चाहिए ताकि तुम काफ़ी पीसफुल और खुशी से जी सको। जिस पर जिंगसू भी तैयार हो जाती है और जिंगसू उसका हाथ देखती है और कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है, तुम काफी इंजर्ड हो। जिंगसू की इतनी फिक्र देखकर ज़ोज़ेंग भी काफी खुश होता है कि ये मेरे लिए कुछ तो फील करती है। फिर हमें शंघाई में दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोज़ेंग शी हाउ से कहता है कि जाओ जाकर सब कुछ दोबारा इन्वेस्टिगेट करो, वहां पर उस जिंसू के घर पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। जिस पर शीहाव कहता है कि सर मेरे मन में एक डाउट है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मिस जिंसू को अभी तक नहीं बताया कि उस आदमी ने कहा था कि कुछ काले कपड़े वाले लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को मारा है। अगर मान लो उसे कहीं और से पता चला तो जिंसू आपको मिसअंडरस्टैंड ना कर दे। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है मुझे डर लगता है कि जिंसू इस केस में ज़्यादा न फंसे, अगर मान लो वो लोग उसकी फैमिली को मार सकते हैं तो वो उसे भी मार सकते हैं। फिर हमें जिंगसू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर आए होते हैं यंग मास्टर। और यंग मास्टर कहते हैं हे पपी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा क्या नाम रखा है जिंगसू ने। और जिंगसू से कहने लगते हैं कि जिंगसू क्या तुम मेरे साथ मतलब पीने में मुझे कंपनी दोगी। जिस पर जिंगसू कहती है मैं देना तो चाहती थी लेकिन क्या है ना, मैं आज काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ इसीलिए शायद मैं आपको कंपनी नहीं दे पाऊंगी। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहता है मुझे लगता है अब ना तुम मेरे साइड नहीं हो इसीलिए मुझे अकेले पीना पड़ेगा। जिस पर जिंगसू कहती है ऐसे कोई बात नहीं है, चलो ड्रिंक करते हैं। फिर अपना दुख बताने लगते हैं यंग मास्टर कि मुझे लगता था हमेशा मेरा भाई गलत है लेकिन अब की बार ना मैं सच में गलत हूँ, सारी गलती मेरी ही थी। और अपना दुख बताने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ जिंगसू, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना कुछ कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा है ना अपना गिल्ट फील करते हैं और वहीं जिंगसू के घर पे सो जाता है। फिर हमें अगली सुबह मी ह्यून कॉस्मेटिक कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर मिंगयू को वो सारे डॉक्यूमेंट देती है और कहती है सर कि मैडम हमारे यहाँ पे ना $50 यूज़ हुए हैं हमारी कंपनी में, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट किए हैं कहाँ यूज़ हुए हैं कुछ पता नहीं है। डायरेक्टर ने उसका पर्सनल यूज़ किया है और इसके बारे में ना कहीं पर भी लिखा नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिस पर मिंगयू कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। और फिर हमें एक क्लब में दिखाया जाता है जहाँ की ओपनिंग सेरेमनी होती है और ये जो एक्ट्रेस होती है वो वहाँ पे चीफ गेस्ट होती है। और वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मीडिया आई होती है, पब्लिक होती है और ये सस्पिशियस आदमी उस एक्ट्रेस को इशारा करता है और वो एक्ट्रेस वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, आई मीन वहाँ से अलग चली जाती है। और वो जाने से पहले अपना बैग किसी आदमी को देकर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंग ह्यू मिस्टर मेहता से मिलने आई होती है, एक्चुअली उसे डॉक्यूमेंट देने आई होती है और उसे सब कुछ बताती है कि कंपनी का जो पैसा है वो कहीं पर इन्वेस्ट हुआ है लेकिन उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ उस बारे में। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है तुमने ना काफ़ी अच्छा काम किया है, इम्प्रेसिव काम किया है तुमने। और उस क्लब में ना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर जिंगसू पूछती है ये आई मीन मिंगयू पूछती है ये हो क्या रहा है। लेकिन मिस्टर मेहता की तेज नजरें उस कल्पिट को ढूंढ लेती है कि इसी ने किया है ये बॉम्ब ब्लास्ट। और वो आदमी ना एक गली में आ जाता है और मिस्टर मेहता भी उस आदमी के पीछे होते हैं कि कहाँ जा रहा है ये आदमी, जरा देखा तो जाए। और मिस्टर मेहता भी ना उसका फॉलो कर रहे होते हैं। उस आदमी को ना ये सब पहले पता चल जाता है तो वो अपना मुंह कवर कर लेता है और अपनी गन को ना रेडी रखता है मिस्टर मेहता पे फायर करने के लिए। और जैसे ही उसे मिस्टर मेहता दिखते हैं तो वो ना उन पे धड़ाधड़ फायर करने लगते हैं। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पे फायर कर रहा है, आई मीन सोच रहे होते हैं। और वो ना अपने पूरे गुस्से के फॉर्म में आ जाते हैं और जो उस आदमी की ना बहुत बुरी तरीके से धुलाई करते हैं, उन्हें काफ़ी लात घूंसे मार मार के एकदम कहीं दूर फेंक देता है। फिर वो आदमी भी कहाँ कम था, वो ना उन सभी फर्नीचर में पड़ा होता है घायल होकर। और फिर वो आदमी एक डंडे से मिस्टर मेहता की धुलाई करने लग जाता है, काफ़ी मारने लग जाता है उन्हें। जिससे मिस्टर मेहता को बहुत ज़्यादा टेम्पर हाई हो जाता है और उनका जो डेविल फॉर्म है ना फिर वो हमें दिखता है। और अपने डेविल फॉर्म में आने के बाद मिस्टर मेहता अपने एक हाथ के मूव से ही उस आदमी को दूर जाकर फेंक देता है और वो आदमी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके दो बंदे आ जाते हैं जो मिस्टर मेहता पे फायर करने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टर मेहता को ना छुपना पड़ता है।
मिस्टर मैदा बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है और वो दो बंदी भी नहीं है, जिसे देखकर मिस्टर मैदा को बहुत गुस्सा आता है कि ये चले तो चले कहाँ गए। फिर रात के टाइम पे मिस्टर मैदा अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे होते हैं, मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और एक ही बार में इतने बड़े जो लकड़ी थी उसे काट देते हैं। दूसरी तरफ मिंग अपनी मीह्यून कंपनी में ना किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया आने वाली थी और किसी के साथ कोलैबोरेशन होने वाला था, जिसे देखकर लिंगली कहता है कि जिंसू तुम यहाँ पे क्या हो, फिर क्या कर रही हो। फिर हमें डायरेक्टर और उस एक्ट्रेस को दिखाया जाता है और वो डायरेक्टर कह रही होती है कि आप सब जानते हैं ये कितनी फेमस एक्ट्रेस है और ये हमारे साथ कोलैबोरेशन करने वाली है। और वहाँ पर ना मिंगयू भी होती है और वो भी सुन रही होती है। मिस्टर मेहता भी उस फंक्शन को अटेंड करने आए होते हैं अपने मेन बंदे के साथ। तभी जिंसू वहाँ बाहर आती है और मिस्टर मेहता और जिंसू टकराने ही वाली होती है, लेकिन वो ना काफ़ी अलग अलग होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 17 खत्म होता है।